नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यादव एकेडमी। हमारी जो साइंस की सीरीज चल रही है उसके अंदर जो हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर था मेजरमेंट ऑफ लेंथ टाइम एंड मोशन, तो उसका दूसरा टॉपिक हम आज देखने जा रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड चल रही है हमारी, और आगामी जो हमारे रेलवे के एग्ज़ाम है ग्रुप डी, एलपी, एनटीपीसी और जेई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। तो इसीलिए बने रहिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम, कैसे करते हैं टाइम को मेजर। पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, उसके बाद उस टाइम पीरियड की डेफिनेशन और टाइम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो सबसे पहले टाइम होता क्या है, तो टाइम का अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे टाइम को, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दो घटनाओं के बीच लगने वाला या कोई भी दो घटनाओं के बीच का अंतर। जैसे कोई भी काम हमने शुरू किया ए, तो और ख़त्म हुआ बी पे, तो इसमें लगने वाला जो अंतर है, डिफरेंस, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग टाइम। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, टाइम। तो समय का डेफिनेशन क्या है, टाइम इज द मेजर ऑफ ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट्स और द इंटरवल इन विच समथिंग हैपन। तो ये कहलाता है समय। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। तो समय तो पता चल गया हमें समय क्या होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें समय की ज़रूरत ही क्यों है, तो वो पता होना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो अगर कोई भी काम हम कर रहे हैं, हमारा प्लानिंग कर रहे हैं, तो समय का मालूम रहना बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ की स्पीड कितनी है या ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, ये ज़रूरी है। साइंस के एक्सपेरिमेंट में समय का बहुत ही बड़ा यूज़ होता है। उसके बाद अगर आपने देखा रहेगा कि ओलंपिक्स में जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उसमें टाइमिंग का कितना महत्व होता है। और जो भी चीज़ है, ट्रांसपोर्ट, जैसे अगर आपने कोई चीज़ ऑर्डर किया है तो हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि कितने समय में आने वाला है। तो ये थोड़ा समय इम्पोर्टेंट क्यों होता है। लेकिन आपने सोचा होगा कि पुराने ज़माने में सब कैसे समय मेजर करते हैं। आपने देखा होगा कि ओलंपिक में जब 100 मीटर 200 मीटर की रेस होती है, तो उसके अंदर जो भी स्पोर्ट्समैन या एथलीट होते हैं, कभी कभी दो एथलीट सेम टाइम पे सेम समय फिनिश करते हैं। हम लोग जब देखते हैं तो हमें लगता है कि दोनों एक ही साथ रेस फिनिश किए हैं, लेकिन जब भी स्क्रीन पे समय देखते हैं तो उसके अंदर विनर और रनर अप हमें दिख जाता है। तो कितनी बारीक बारीक चीज़ें मेजर करते थे। तो ये तो आज की बात हो गई। अब आपने देखा रहेगा कि अगर घर पे मम्मी है तो वो घड़ी रिस्ट वॉच से समय देखती है। फिर उसके बाद आपने देखा रहेगा, ये भी देखा रहेगा कि जैसे कि दीदी है वो मोबाइल से घड़ी देखती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारी डिवाइस है, जैसे रिस्ट वॉच हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया, घड़ी, जो वॉल क्लॉक लगी होती है, देखा रहेगा स्कूलों में लगा रहता है, घर पे भी लगा रहता है, बड़ी बड़ी घड़ियाँ। स्टॉप वॉच देखा रहेगा कि स्कूल में जो भी रेस होती है या कुछ भी होता है तो वहाँ पे टीचर के पास स्टॉप वॉच होती है। और जो आजकल की घड़ियाँ हैं, एटॉमिक क्लॉक, जो कि एकदम सही समय बताती हैं, तो वो भी यूज़ होती है। तो ये सब मॉडर्न समय की घड़ियाँ हैं जिससे हम लोग समय का मेजरमेंट करते हैं। रिस्ट वॉच देखे रहेंगे हम लोग, मम्मी के हाथ में रहता है या पापा के हाथ में रहता है। मोबाइल फ़ोन दीदी लोग समय देखने के लिए यूज़ करते हैं। वॉल क्लॉक स्कूल में घर पे होती है। स्टॉप वॉच जो टीचर रनिंग के लिए यूज़ करते हैं। एटॉमिक क्लॉक जो भी समय के बारीक बारीक या कोई भी घड़ी सही चल रही कि नहीं उसे पता करने के लिए एटॉमिक क्लॉक यूज़ होती है। तो ये बहुत ही, जैसे बाकी सब घड़ियों में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन ये घड़ी जो है वो बहुत ही एक्यूरेट होती है। तो क्या पहले ज़माने से ही ये सब चलते आ रहा है? नहीं। आप मतलब पुराने ज़माने में हमें पता है
कि समय देखने के लिए वो क्या यूज़ करते थे, जैसे राइजिंग और सेटिंग ऑप्शन होता था, तो उससे मतलब सूरज का उगना और ढलना, इससे वो लोग दिन और रात का पता करते थे। चंद्रमा का आना जाना, फेजेस ऑफ मून, तो उससे वो पता करते थे कि अमावस्या पूर्णिमा कब है। और सीजन, जो सीजन चेंज होते थे, आपको पता है वसंत ऋतु, या हम जिसे बोल सकते हैं कि हमारा जो भी सर्दी गर्मी बरसात के मौसम है, तो ऋतु जब चेंज होती थी उससे भी समय की गणना किया करते थे। लेकिन ये तो जो समय का कालखंड है या जो भी समय की अवधि है, वो बड़े बड़े समय को नापने के लिए वो यूज़ करते थे, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब इवेंट जितने भी मैंने बताया आपको, सूरज का ढलना उगना, चंद्रमा का जो फेजेस होते हैं, ठीक है ना, या ऋतु चेंज होना, ये इवेंट है जो साइकिल के ऊपर डिपेंड होती है। साइकिल का मतलब कि यह नेचुरल इवेंट है जो कि एक डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होते हैं। तो ये सब तो हो गए बड़े बड़े समय का गणना। लेकिन दिन के अंदर समय की गणना कैसे करते थे, तो ये बहुत ही अचरज की बात है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि देखते हैं कि पुराने ज़माने में जो भी लोग थे वह दिन में कैसे गणना करते, दिन मतलब दिन के अंदर की समय की गणना कैसे करते थे। तो सबसे पहले हमारा है सन डायल। तो सन डायल क्या होता है, तो सन डायल अगर आप इस इमेज में देख रहे होंगे तो एक ये ऐसा डिवाइस है, अगर आपने यहाँ पे देखा है तो ये गोल एक बना है, इसके ऊपर नंबर्स उकेरे गए हैं, दिख रहा है आपको, ये सब नंबर है, ये 9, ठीक है, ये 12, ये 10, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नंबर उकेरे गए हैं। और ये जो है हमारा, इसको नो मून बोलते हैं। तो जब भी सूरज, अगर समझ लो सूरज हमारा इस तरफ से उगा है, तो सूरज जब इसके ऊपर पड़ेगा तो इसकी जो छाया पड़ेगी, तो उससे हमें पता चलता था कितना बज रहा है। तो सन डायल क्या होता है कि शैडो ऑफ नो मून, तो ये नो मून है, तो इसकी जो शैडो पड़ती थी, सूरज जैसे जैसे घूमता था, जैसे जैसे ढलता था, उस हिसाब से इसकी जो परछाई होती थी वह इस गोल या वृत्ताकार इसके ऊपर जो समय था उसके ऊपर मूव होता था, और उससे पता करते थे कि कितना बजा है। तो ये सबसे पुराना डिवाइस है हमारा समय पता करने का। कौन सा समय, दिन के अंदर जो समय बीतता है उसे पता करने का सबसे पुराना डिवाइस है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया वाटर क्लॉक, इसे क्लेप्सिड्रा भी कहा जाता है। तो क्लेप्सिड्रा क्या होता है, तो क्लेप्सिड्रा कुछ ऐसा डिवाइस था, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक घड़ा है, उसके अंदर छेद है, और दूसरा घड़ा है। तो या तो हम इसके अंदर मार्क कर सकते हैं या तो हम इसके अंदर मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मार्क क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा लेवल डिक्रीज होगा तो वैसे वैसे हमारा समय हमें पता चलेगा। इसके ऊपर मार्क कर सकते हैं कि यहाँ पे 10 बजा होगा, यहाँ पे 11 बजा होगा, यहाँ पे 12 बजा होगा, ये यहाँ पे मार्क कर सकते हैं हम, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12। तो इसके अंदर क्या होता था कि जो भी पानी था, वाटर फ्लोज आउट इनटू वेसल एट फिक्स रेट, वेसल मार्क फॉर टाइम इंटरवल। तो हमें पता है ये जो छेद है, इसका जो फ्लो है, इसमें से फिक्स रेट से ही बाहर निकलने वाला है। ऐसा नहीं है कि इस घड़े से एक टाइम में ज़्यादा पानी निकल जाएगा या कुछ समय के बाद धीरे पानी निकलेगा। जब तक लेवल इसका ऊपर है तब तक वो एक फ्लो में ही निकलेगा। उसका फ्लो रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, फ्लो रेट सेम रहेगा। तो इसे हम क्या कहते थे, वाटर क्लॉक। तो इसके बाद क्या है, इसके अंदर भी प्रॉब्लम था। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम था कि आपको पता ही है, गर्मियों के मौसम में पानी भाप बन के उड़ जाता था, तो इससे क्या होता था कि फ्लो रेट कम हो जाता था। ये आपको पता ही है, पानी पूरी तरह से नहीं निकल पाता होगा, तो फिर दोबारा जब हम डालते रहेंगे तो मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है। तो फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया आर ग्लास। तो आर ग्लास क्या होता है, आपने मूवियों में देखा होगा, ठीक है ना, पिक्चरों में देखा होगा। तो एक ऐसा डिवाइस होता है, इसमें 2 बल्ब होते हैं। बल्ब इन द सेंस मतलब कि सिलेंड्रिकल या इसको स्फेरिकल शेप के हम बर्तन कह सकते हैं। एक ऊपर होता था और एक नीचे होता था। ये ट्रांसपेरेंट होता था। कैसा होता था, ट्रांसपेरेंट होता था। तो इसके अंदर क्या होता था, रेत भरी होती थी और इन दोनों के बीच में एक पतला सा सुराख होता था।
तो जब भी ये रेत धीरे 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 इस में से इस बल्ब में से इस बल्ब में आती थी, तो हमें पता चलता था कि अभी इससे सेट किया जाता था 12 आवर्स का, या तो इसके ऊपर मार्क भी कर सकते थे कि इतने देर में इतना भरेगा, उस हिसाब से मार्किंग होती, तो हमें समय का पता चलता था। तो आर ग्लास यूज़ करते थे। तो आर ग्लास में क्या होता था कि जो भी हमारा सैंड है वो फ्लो होती थी ऊपर वाले बल्ब में से नीचे वाले बल्ब में फिक्स समय में। ज़्यादा करके ये शिप्स में यूज़ होता था, क्योंकि शिप्स में पता है अगर वाटर क्लॉक यूज़ करेंगे तो शिप्स हमारी हिलती थी, लेकिन ये हिलता भले हिले लेकिन इसमें रेत एक समान ही जाएगी। तो उसके बाद फिर क्या आया, आर ग्लास के बाद फिर कैंडल क्लॉक आई। आपने देखा होगा कि जो भी हमारी मोमबत्ती थी उसके ऊपर मार्किंग रहती थी, इसी तरह मार्क किया है, क्या किया था, मार्क किया था, तो ये सब मार्किंग होती थी। तो जैसे जैसे हमारी मोमबत्ती का लेवल कम होता था तो हमें समय पता चलता था कि 1 बजे है कि 2 बजे है कि 3 बजे है कि 4 बजे हैं, तो इसे कहते थे कैंडल क्लॉक। क्या कहते थे, कैंडल क्लॉक। तो कैंडल के ऊपर मार्क होती थी लाइंस, जिसके ऊपर, और ये जो लाइंस होती है फिक्स समय में बंद होती थी। तो ये पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें यूज़ होती थी। तो हमने मॉडर्न चीज़ें देख लिया और एंशियंट चीज़ें देख लिया हमने कि पहले ज़माने में कैसे कैसे चीज़ें यूज होती थी। तो चलिए हम आगे जाते हैं कि भारत या हमारे जो भी हिंदुस्तान है या हमारी इंडिया है या भारत है, उसमें कैसे समय का ध्यान रखा जाता था। ये सब चीज़ें तो हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्यभट्ट की। तो आर्यभट्ट आपको पता ही होगा 476 क्राइस्ट एरा, मतलब जीसस क्राइस्ट के 476 वर्ष के बाद तो आर्यभट्ट आए। तो आर्यभट्ट ने हमें घटिका यंत्र दिया। क्या दिया, घटिका यंत्र दिया। तो घटिका यंत्र क्या होता है, अगर आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, एक ऐसा सिलेंडर, ये हमारा बर्तन था और एक छोटी सी कटोरी थी। अब इस कटोरी के अंदर छेद होता था, कटोरी के अंदर क्या होता था, एक छोटा सा छेद होता था। तो और इस, अगर आप कटोरी देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कटोरी के अंदर मार्क किया जाता था कि 1 घटिका, 2 घटिका, 3 घटिका, 4 घटिका, ऐसे मार्क किया जाता था। तो जैसे जैसे पानी या नीचे से मार्क किया जाता है 1 घटी, 2 घटी, 3 घटी, ऐसे। तो जैसे जैसे पानी भरते जाता था इसके अंदर, तो हमें समय पता चलता था कि कितना समय हो रहा है। तो उसके अंदर हमने मार्क भी किया था कि 1 घटिका इक्वल्स टू 24 मिनट, मतलब जो भी हमारा 2.5 घटिका होती थी उसका मतलब होता था 1 घंटा हो गया है। तो ऐसे हमारे जो महान आर्यभट्ट थे उन्होंने यह यंत्र बनाया था घटिका। इसे घटिका यंत्र या घटी भी कहते थे पहले के ज़माने में। तो ये उन्होंने बनाया था। तो वही बताया कि जो हमारे मैथमेटिशियन या एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट थे उन्होंने घटिका यंत्र का निर्माण किया था। इसे सिंकिंग बॉल घड़ी भी कहते थे। ज़्यादा करके ये जो भी साधु संत की कुटिया और राजा महाराजाओं के यहाँ पे पाई जाती थी। तो मैंने अभी बताया था आपको कि 1 घटी बराबर 24 मिनट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा जंतर मंतर जो जयपुर स्थित है, ठीक है ना, इसे सम्राट यंत्र भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे और भी अलग अलग तरह के डिवाइसेस हैं, लेकिन जंतर मंतर की बात करते हैं जिसे सम्राट यंत्र भी कहते हैं। तो कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यह जो दीवार है वो पृथ्वी की दूरी के समांतर है। अगर आपको पता रहेगा कि ये हमारी पृथ्वी है अगर, और ये इसकी दूरी है, तो दूरी के समांतर बनाई गई है, मतलब पैरेलल इसकी बनाई गई है। क्यों बनाई है उसका भी रीज़न है। और ये जो दिख रहा है ये वाला और ये वाला, यहाँ चित्र में भी दिख रहा होगा आपको, ये और ये, इसके ऊपर समय लिखा होता था। जैसे घड़ी हमारी रहती है, देखो यहाँ पे जैसे ये 11, ये 10, ये ऐसे समय लिखा होता था और इसके अंदर सेकंड भी। तो ये हमको एक्यूरेट 2 सेकंड तक बताती थी। अगर आप
देख पा रहे हैं इसके अंदर, अगर देख पा रहे हैं इसके अंदर कि जब इसके ऊपर इस तरफ से अगर सूरज आया है, तो जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती थी तो इसका जो शैडो है वो ऐसे पड़ता था। जैसे जैसे सूरज ढलता था वैसे वैसे इसका जो छाया है वो इनके ऊपर पड़ती थी, और जब ऊपर आता था तो एकदम नीचे पड़ती थी, जब इस साइड आता था तब इस पर पड़ती थी। तो ऐसे काम करता था हमारा सम्राट यंत्र। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा, देखिए सम्राट यंत्र पे जब पड़ा तो उसने ये समय बताया हमें कि 10:20 या 30 जो भी है वो यहाँ पे हुआ है। तो ये हमें एक्यूरेट 2 सेकेंड तक बताता था, इसकी एक्यूरेसी इतनी थी। तो 300 साल पहले बनाया गया है महाराजा जय सिंह 2 के द्वारा, इसे सम्राट यंत्र भी कहते हैं। तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्टोन सनडायल है। सनडायल मतलब सूरज का इस्तेमाल करके जो हमें समय बताया उसे सनडायल कहते हैं। तो इसकी ऊंचाई 27 मीटर थी, और हमारी जो शैडो है वो 1 mm/सेकेंड घूमती थी, और ये मेजर करती थी एक्यूरेसी कितनी थी, 2 सेकेंड तक। इसकी एक्यूरेसी कितनी थी, 2 सेकेंड तक। उसके बाद हम देखेंगे हमारा तीसरा, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने भी समय कैसे मेजर करते थे उसकी क्या बोलते थे कि उन्होंने उसमें भी बताया था। शैडो बेस्ड जो भी हमारा समय है, सूरज के उपयोग करके जो भी हम समय देखते थे वह हमारे अर्थशास्त्र के अंदर भी लिखित है। जो 2nd सेंचुरी किसके, जीसस क्राइस्ट के 200 साल पहले भी समय मेजर करते थे भारत में। मतलब भारत पहले से ही समय गणना में मास्टर है। फिर उसके बाद अब जैसे हमने देखा था कि आर्यभट्ट ने घटिक यंत्र की स्थापना की थी, तो जो जो मोनेस्ट्री या हमारे राजा महाराजाओं में जब भी हमारा पानी भर जाता था तब अनाउंसमेंट की जाती थी कि 12 बज गया है, 10 बज गया है। उसके बाद फिर से पानी उसमें भरा जाता था और फिर से मेजर किया जाता था। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी राजा रानी के महल में यहाँ पे घटी के अंदर रखा जाता था। जब ये घटी भर जाती थी तो अनाउंसमेंट किया जाता था कि 12 घंटे हो गए हैं पूरे, तो सबको पता चल जाता था कि हाँ घटी मतलब 12 घंटे बीत चुके हैं। तो ये बताए व्हेन बॉल सैंक ईच घटी टाइम वाज अनाउंस बाय ड्रम, या ऐसे शंख बजाया जाता था कि लोगों को पता चलता था 19वीं शताब्दी तक। तो ये तो था हमारा पुराने ज़माने में कैसे भारत ने समय की गणना की। अब जो हमारी घड़ियां हैं वो उनका कैसे डेवलपमेंट हुआ, उनकी टाइमलाइन क्या थी वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये हमारा था सनडायल। क्या था हमारा, ये सनडायल। ये हमारा क्लेप्सिड्रा, ये आर ग्लास, ये पेंडुलम वॉच, ये रिस्ट वॉच हमारी, और ये है हमारी एटॉमिक वॉच। तो आप देख रहे हैं 3500 BCE के पहले से ही हमारी जो सनडायल थी वो बनी थी। उसके बाद फिर क्लेप्सिड्रा 1500 साल पहले, फिर 800 जीसस क्राइस्ट के 800 साल बाद हमारी आर ग्लास बनी। उसके बाद फिर 1656 में बनी, क्या बनी, इसे कहते हैं हम लोग पेंडुलम वाली घड़ी। फिर उसके बाद 1927 में रिस्ट वॉच बनी और 1955 में हमारी एटॉमिक क्लॉक बनी। तो ये रहा हमारा इवोल्यूशन कि घड़ियों का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले सनडायल ये शैडो बेस्ड था जो एंशियंट इजिप्ट और इंडिया में यूज़ होता था। उसके बाद फिर वाटर क्लॉक आई जो वाटर के फ्लो को मेजर करके समय बताता था। फिर आर ग्लास आई, आर ग्लास जिसमें सैंड फ्लो 2 चेम्बर्स के बीच में फ्लो होता था। फिर पेंडुलम क्लॉक आई, इसको हाइजीन्स ने इन्वेंट किया लेकिन इंस्पायर किससे हुए थे, वो गैलीलियो से हुए थे। फिर क्वार्ट्ज क्लॉक आई जो क्रिस्टल और के वाइब्रेशन से समय का सही कैलकुलेशन कर पाई। उसके बाद एटॉमिक क्लॉक आई जो बहुत ही
एक्यूरेट है। 1 सेकेंड एरर कब होता है इसमें? मिलियंस ऑफ ईयर के बाद होता है, क्योंकि ये बहुत ही एक्यूरेट है। यहाँ पे एटम्स के ब्रेकिंग के कैसे होती है उससे समय की गणना की जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो गैलीलियो ने पेंडुलम या जो हाइजीन्स ने खोजा था, जो भी हमारा पेंडुलम क्लॉक थी, ठीक है ना। तो गैलीलियो कैसे उन्हें कैसे पता चला, पेंडुलम की डिस्कवरी कैसे की, वो देखेंगे हम लोग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जब एक बार गैलीलियो कैथेड्रल में गए, कैथेड्रल मतलब उनकी चर्च में गए, तो उन्होंने क्या देखा कि जो भी प्रकाश मतलब मोमबत्तियों को एक ऊपर लटकाते थे प्रकाश के लिए, तो लटकाते थे, तो जब हवा आती थी तो ये क्या होता था, झूलता था, आगे पीछे क्या होता था, क्या करता था, रोटेट होता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो घूम रहा है, उन्होंने अपने नब्स पे हाथ रख के इसका मोशन एनालाइज किया। तो उन्होंने पाया कि एक इंटरवल के बाद क्या हुआ, ये अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले ये कैथेड्रल पिज़ा जो इटली में, वहाँ पे गए, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि लैम्प जो भी घूमता है सीलिंग से, उन्होंने उसे मेजर करने के लिए अपने जो पल्स है उससे उसके टाइम को मैच किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो भी स्विंग ले रहा है हमारा ये जो लैम्प है, कितना भी बड़ा होने दो, वो सेम टाइम में रिपीट कर रहा है। तो इससे क्या मालूम पड़ा, आइसोक्रोनिज्म ऑफ पेंडुलम। आइसोक्रोनिज्म का मतलब क्या होता है, रिपीट करना एक सही मतलब कुछ क्षण के इंटरवल के टाइम के बाद, उसे आइसोक्रोनिज्म कहते हैं। तो उससे क्या मालूम पड़ा कि टाइम पीरियड इज सेम फॉर सेम पेंडुलम लेंथ। अगर एक लेंथ का पेंडुलम है तो उसमें लगने वाले टाइम पीरियड भी सेम होगा। दूसरा फिर क्या मालूम पड़ा उन्हें कि टाइम जो है वह, अगर आपने पेंडुलम देखा होगा तो उसमें एक मास लगा होता है, तो मास के वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो लेंथ ऑफ पेंडुलम के ऊपर डिपेंड करता है। फिर तीसरा उन्होंने क्या देखा, वही कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल। अगर छोटा कोई एंगल है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जब बड़ा एंगल आता है तब फर्क पड़ता है, छोटे मोटे एंगल से कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो ये गैलीलियो ने ये खोज किया था, तो इसी की मदद लेके क्रिश्चियन हाइजीन ने फिर अपने पेंडुलम क्लॉक की खोज की। 1655 में खोज की और 1656 में जर्नल में पब्लिश किया इन्होंने कि पेंडुलम क्लॉक की डिस्कवरी। तो चलिए देखते हैं कि पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा है वह रिजिड सपोर्ट है, मतलब फिक्स होता है। तो यहाँ पे थ्रेड में ये हमारा ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है, ये हमारा मेटल का वेट है, इसे बॉब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं। तो अगर हमने इसे मूव किया है तो इसकी पोजीशन क्या है, ओ, तो इसे हम क्या कहेंगे, मीन पोजीशन। तो जैसे अगर हमने इसके ऊपर आगे फोर्स लगाया, तो जैसे आगे फोर्स लगाया तो ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ तक जाएगा, तो इसे हमने क्या नाम दिया, ए। फिर ये रिटर्न ओ पे आएगा, फिर बी के पास जाएगा, तो ये भी क्या हुआ, एक एक्सट्रीम पोजीशन, तो इसे नाम दिया हमने बी। क्या नाम दिया, बी। तो ये बॉब का जो एक्सट्रीम पोजीशन है क्या है, वो ए है और बी है, इसी के बीच में वो क्या होगा, घूमेगा। जैसे इधर आप दिख रहा है, ये यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया और यहाँ पे आया। तो अब ऑक्सीलेशन क्या होता है, तो ये इस मोशन को कहते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे जाना, मतलब सम इंटरवल ऑफ टाइम या सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई चीज अपना पाथ रिपीट कर रही हो, उससे क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है। तो वन ऑक्सीलेशन क्या होता है कि ये जो हमारा बॉब ओ से ए गया, फिर ए से ओ आया, फिर ओ से बी गया और फिर बी से ओ आया, मतलब ओ से ए से बी और बी से फिर ओ, इसे कहते हैं हम लोग वन ऑक्सीलेशन। क्या कहते हैं, वन ऑक्सीलेशन। मतलब ओ से ए,
ए से बी और बी से फिर ओ, ये हमारा कहलाता है वन ऑक्सीलेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऑक्सीलेशन क्या होता है कि एक कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन, मतलब आगे से पीछे जाके फिर मीन पोजीशन पे आना, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं वन या ऑक्सीलेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीलेशन। तो ध्यान रखिए ऑक्सीलेशन क्या होता है, सिर्फ हमें यहाँ से आगे नहीं जाना है और यहाँ पे रिटर्न नहीं आना है, यहाँ से आगे जाना है, फिर इसके एक्सट्रीम पोजीशन में आना और फिर मीन पोजीशन में आना, ये कहलाता है वन ऑक्सीलेशन। अब मीन पोजीशन क्या होती है? जहाँ से हमारा बॉब मूव होना स्टार्ट करे उससे क्या कहते हैं हम लोग? मीन पोजीशन। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। द रेस्ट पोजीशन ऑफ द बॉब सेंटर, या जो हमने वो माना था वही हमारा क्या है? हमारा मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है कि मीन पोजीशन से कितना दूर जा रहा है, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम, चाहे ये आप ओ से ए का कंसीडर कर सकते हैं या ओ से बी का कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी एक कंसीडर करिए, वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड। क्या होता है हमारा? एम्पलीट्यूड। उसके बाद हम देखेंगे टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑक्सीलेशन पूरा करने में जो हमें समय लग रहा है उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो रूल क्या है हमारा? तो टाइम, सिंपल पेंडुलम में रूल क्या होता है? टाइम जो है वो लेंथ ऑफ, हमारा जो भी लेंथ है, ठीक है, रॉड का, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि ये जो मास है बॉब का इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो हमारा डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, ना कि मास के ऊपर। तो ये याद रखना है हमें। अब ऑक्सीलेशन देखा है हमने, टाइम पीरियड का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ऑक्सीलेशन क्या होता है? एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन के लिए क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पेंडुलम फ्रॉम मीन पोजीशन टू, फिर से मीन पोजीशन पे आना, ठीक है। तो क्या पोजीशन हो जाएगा? ओ से ए से बी और बी से फिर ओ, ये हो जाएगा हमारा वन ऑक्सीलेशन। ओ हमारा क्या है? मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ए और बी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। तो टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब इसे मेजर कैसे करते हैं हम लोग? कि अगर हम मेजर करना है तो कोई भी 10 ऑक्सीलेशन हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं, जो एक्यूरेसी मिलती है वो ज़्यादा मिलती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ज़्यादा फोर्स लगाया तो जल्दी जाता है, फिर आता है, लेकिन एक बार जब संभल जाता है तो उसमें समय हमें एवरेज लेना चाहिए ताकि हमको एक्यूरेसी मिल सके और फिर हम अपनी स्टॉप वॉच से उसे कैलकुलेट कर सकें। अब अगर ये हमारा जो लेंथ है थ्रेड का या मास, इसका बॉब के लिए जो हमने लेंथ लटकाया है वो अगर बड़ा हुआ तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? बड़ा होगा, मतलब हमारा पेंडुलम धीरे धीरे मूव होगा। अगर सेम लेंथ अगर छोटी हो थ्रेड की तो शायद टाइम पीरियड होगा, मतलब हमारा पेंडुलम फास्ट मूव करेगा। जितना हमारा लेंथ बड़ा या छोटा उसके ऊपर क्या होता है? हमारा स्पीड कम या ज़्यादा होता है मूवमेंट का, पेंडुलम का। तो हमें पता है कि बॉब के मास से हमारे टाइम पीरियड पे कोई भी अंतर नहीं होता है पेंडुलम के। अब एंगल ऑफ स्विंग हमने देखा था कि अगर थोड़ा बहुत भी एंगल इसमें अगर आएगा स्विंग करते समय तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बड़ा अगर एंगल आए तब वो कंसिडरेबल अमाउंट में इफेक्ट डालता है। छोटे एंगल से कोई टिल्ट होने से या मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती है टाइम पीरियड में। उसके बाद अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है किसकी मदद से? पेंडुलम की मदद से। तो 10 ऑक्सीलेशन को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 बार लेंगे तो उससे हमें एक्यूरेसी मिलती है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि टाइम का कन्वर्जन। तो हमें पता है एसआई यूनिट देखा था हमने पिछले चैप्टर में। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। तो हमने अब अगर आपने देखा होगा तो ये हो गया हमारा समय। तो साल से दिन, दिन से घंटे, घंटे से मिनट, मिनट से सेकेंड और सेकेंड से फिर मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड होते हैं।
तो हमें पता है, क्या पता है कि समय का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, सेकेंड होता है। समय का यूनिट क्या होता है, समय का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। और हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। फिर हमें ये भी पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। फिर हमें ये भी पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। फिर हमें पता है एक साल में कितने होते हैं, 365 या 366 दिन होते हैं। तो जो नॉर्मल ईयर होता है वो 365 दिन का होता है, जो लीप ईयर होता है 366 दिन का होता है। फिर हमें ये भी पता है कि एक माइक्रो सेकेंड मतलब 10⁻³ सेकेंड। उसके बाद माइक्रो सेकेंड क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 सेकेंड हो जाएगा, जो कंप्यूटर में यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया हमारा ऐसा यूनिट किसका, समय का। अब हमें याद रखना है कि कुछ बेसिक माइक्रो सेकेंड याद रखना है हमें, जो हमारा माइक्रो सेकेंड। दूसरा हमें मिली सेकेंड याद रखना है, और तीसरा हमें नैनो सेकेंड। तो एक नैनो सेकेंड जो होता है वो हम बताए 10⁻⁻9 सेकेंड होता है। पूछ सकता है पेपर में कि नैनो सेकेंड मतलब कितना सेकेंड, तो याद रखना है माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड, ये तीनों पूछ सकता है पेपर में। अब मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड जो होता है वो देखेंगे, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि मिली सेकेंड। तो मिली सेकेंड क्या होता है, एक मिली सेकेंड में 10⁻³ सेकेंड होते हैं। अभी कहाँ यूज़ करते हैं, तो हमने देखा था शुरू में ही कि मैंने बताया था ओलंपिक में जब 100 मीटर या 200 मीटर की रन होती है, तो कोई भी अगर 2 एथलीट एक साथ फिनिश करते हैं तो हमें तो लगता है कि दोनों साथ में आए, लेकिन जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो वहाँ पे जो समय होता है वो माइक्रो सेकेंड में मेजर किया है। तो इससे हमें विनर आसानी से मिल जाता है कि विनर कौन है और रनर अप कौन है। तो स्पोर्ट में यूज़ किया जाता है 100 मीटर स्प्रिंट में, कैमरा फ्लैशेस में यूज़ किया जाता है मिली सेकेंड, और हार्ट बीट भी किस में मेजर की जाती है, मिली सेकेंड में। अब दूसरा है हमारा माइक्रो सेकेंड। तो हमें पता रहना चाहिए कि एक माइक्रो सेकेंड मतलब होता है 10⁻⁻6 सेकेंड। एक माइक्रो सेकेंड मतलब 10⁻⁻6, एक माइक्रो सेकेंड मतलब 10⁻⁻6 सेकेंड। ये होता है हमारा माइक्रो सेकेंड। तो कहाँ यूज़ किया जाता है माइक्रो सेकेंड, तो माइक्रो सेकेंड हमारे जो कंप्यूटर की चिप्स होती है या प्रोसेसर होता है, वहाँ पे उसकी जो स्पीड मेजर की जाती है वो किस में की जाती है, माइक्रो सेकेंड में। तो कंप्यूटर प्रोसेसर हो गया, रेडियो हो गया, रेडियो का जो सिग्नल हो गया, और लाइटनिंग हो गई, ये किस में मेजर की जाती है, ये मेजर की जाती है माइक्रो सेकेंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग नैनो सेकेंड कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो एक नैनो सेकेंड मतलब होता है 10⁻⁻9 सेकेंड। तो ये कहाँ पे यूज़ की जाती है, जो हमारी सैटेलाइट होती है, तो वहाँ पे जीपीएस हो गई, सेमीकंडक्टर चिप्स हो गई, वहाँ पे नैनो सेकेंड यूज़ करते हैं। जो सेमीकंडक्टर चिप हो गई उसकी स्पीड कैसे हम लोग मेजर करते हैं, उसकी स्पीड हम लोग नैनो सेकेंड में मेजर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब पिको सेकेंड। तो 1 पिको सेकेंड में 10⁻12 सेकेंड होते हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ की जाती है, जो भी हमारी एटॉमिक चीज़ें होती हैं जैसे लेज़र हो गई, तो वहाँ पे पिको सेकेंड यूज़ किया जाता है। लेज़र पल्सेस या एटॉमिक जो भी हमारी घड़ियाँ होती हैं उसमें यूज़ की जाती है। तो हमें याद रखना है कि माइक्रो सेकेंड बड़ा होता है, मिली सेकेंड बड़ा होता है माइक्रो सेकेंड से। माइक्रो सेकेंड जो होता है वो नैनो सेकेंड से बड़ा होता है, और नैनो सेकेंड पिको सेकेंड से बड़ा होता है, याद रखना। सबसे बड़ा कौन होता है, मिली सेकेंड, फिर उससे छोटा कौन होता है, माइक्रो सेकेंड, फिर उससे छोटा कौन सा होता है, नैनो सेकेंड, और सबसे छोटा क्या होता है, पिको सेकेंड। ये याद रखना है, पेपर में पूछ सकता है कि एक नैनो सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं, या एक माइक्रो सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं। अब हम लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, चलिए वो देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर हम लोग कोई भी यूनिट लिखते हैं तो सबसे पहले सिर्फ हम या तो नंबर लिखते हैं या तो यूनिट लिखना भूल जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा
नंबर और यूनिट दोनों को साथ में लिखना चाहिए। और अगर हम लोग कोई भी नंबर को या मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमारी जो नज़रें होनी चाहिए स्केल के सीधा ऊपर होनी चाहिए जो मेजर कर रहे हैं, ना हमें राइट से देखना है ना लेफ्ट से देखना है। तो हमारी आँख जो एकदम परपेंडिकुलर होती है जो भी चीज़ देखते हैं, ताकि हमारा पैरेलैक्स एरर घट सके। अब मिली सेकेंड और मीटर में हमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, तो मिली सेकेंड को हम लोग स्मॉल एम एस से डिनोट करते हैं और मीटर से हमें हम एम से डिनोट करते हैं। तो टाइम यूनिट मिली सेकेंड है और मीटर ये लेंथ की यूनिट है, दोनों बिल्कुल ही अलग अलग हैं। और हमें याद रखना है कि जो भी हमारा पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, वह उसके बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता है, वह लेंथ के ऊपर, जो टाइम पीरियड होता है वो सिर्फ लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, किसके, सिंपल पेंडुलम के। और हमें पता है कि अगर हम रॉन्ग साइड से, मतलब कोई भी चीज़ को उसके ऊपर से जब काउंट ना करें परपेंडिकुलर, तो हमें जो हमारे पैरेलैक्स एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा मीन पोजीशन से ही काउंटिंग स्टार्ट करना है। अब सेकेंड को लिखने का तरीका क्या है? सेकेंड को लिखने का तरीका है सिर्फ यस, नॉट सेक। तो ये गलत है और ये सही है। तो ये याद रखना है कि कॉमन मिस्टेक हम लोग क्या क्या करते हैं। फिर एग्जाम में ट्रिक या शॉर्टकट हमें ध्यान में क्या रखने की जरूरत है? सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन ट्रिक। तो इसमें क्या होता है, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो जैसे हमको पता है कि अगर हम बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है, और छोटे से जब हम बड़े पे जा रहे हैं तो डिवाइड बाय 1000 करना है। ये याद रखना है। ये हमने पहले भी देखा था और अभी भी बता रहा हूँ। छोटे से बड़ा डिवाइड, बड़े से छोटा मल्टीप्लाई। तो ये याद रखना है। जरूरी नहीं कि 1000 से ही जो यूनिट रहे उसके हिसाब से करेंगे। तो नीचे उतर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड। तो ये दो चीज़ें याद रखना है। दूसरा शॉर्ट ट्रिक क्या है? पेंडुलम का फॉर्मूला। तो पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है? हमें पता है कि जो भी टाइम पीरियड होती है वह किस पे ऊपर डिपेंड होती है? वो डिपेंड होती है हमारे लेंथ के ऊपर, ना कि मास के ऊपर। तो याद रखना है, जितना लंबा हमारा पेंडुलम का लेंथ होगा उतना ही हमारा स्विंग जो होगा छोटा होगा, और जितना छोटा लेंथ होगा उतना ही स्विंग हमारा बड़ा होगा। अब हमारे एसआई की प्रीफिक्स याद रखना है कि स्मॉल एम क्या होता है, के क्या होता है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट है, किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। तो किंग का के जो होता है उससे किलो होता है, हेनरी के एच से हेक्टो होता है, डाइट के डी से डेका होता है, फिर बाय से बेस होता है, और ड्रिंकिंग से देसी होता है, कोल्ड से सेंटी होता है, मिल्क से मिली। तो याद रखना है शॉर्टकट। किसका अगर याद ना रहे तो, लेकिन नॉर्मल है, बार बार आप अगर रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। किलो के बाद हेक्टो, हेक्टो के बाद डेका, डेका के बाद बेस यूनिट मतलब मीटर, जो भी अगर लेंगे, फिर डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली। तो याद रखना है। उसके बाद पैरेलैक्स एरर का प्रॉब्लम बताया था आपको कि कोई भी चीज़ है तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर देखना है, ना कि लेफ्ट साइड से ना राइट साइड से। अगर हमने लेफ्ट साइड से देखा तो हमको वैल्यू बड़ी दिखेगी, और अगर हमने राइट साइड देखा तो जो भी एग्जैक्ट वैल्यू होगी उससे छोटी वैल्यू दिखेगी। ये ध्यान रखना है पेपर के समय या पेपर की तैयारी करते समय। हमेशा हमारा पोजीशन क्या होना चाहिए? जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं सीधा उसके ऊपर होनी चाहिए, ना कि इधर ना कि उधर। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब चैप्टर की समरी जो हमने लेंथ और टाइम में देखा मेजरमेंट के, तो सबसे पहले मेजरमेंट को लिखते कैसे? दो चीज़ों में लिखते हैं, नंबर और यूनिट। 5 मीटर ऐसे। फिर दूसरा पॉइंट क्या रखना है कि जो भी हमारी फंडामेंटल या बेस यूनिट है वो 7 है। तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये याद रखना है। उसके बाद लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड है। पैरेलैक्स एरर के लिए हमेशा जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर और वो देखना है। कर्व लाइन का मेजरमेंट थ्रेड से करते हैं या फ्लेक्सिबल टेप से करते हैं। टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड होता है? सिर्फ लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड होता है, ना कि मास ऑफ पेंडुलम के ऊपर। 1 माइक्रो सेकेंड
या 1 मिली सेकेंड मतलब 10 का पावर -3 सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड मतलब 10 का पावर -6 सेकेंड। तो ये रहा हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम का चैप्टर। अब प्रीवियस ईयर कुछ देखेंगे हम लोग जो पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है, हम सबको पता है। लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। उसके बाद 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हमें पता है। अगर आपको ना पता हो तो सबसे पहले हमको मालूम है किलोमीटर टू मीटर में आ जाइए, फिर मीटर टू सेंटीमीटर में आ जाइए। तो 1 किलोमीटर में 1000 होता है, बताया था अभी। अगर हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे तो मल्टीप्लाई, और नीचे से ऊपर जाते तो डिवाइड। सेम फिर मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1,00,000 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 1,00,000 सेंटीमीटर। फिर तीसरा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है ना, क्या नहीं है, तो हमने देखा था लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये सातों क्या है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो लेंथ है इसमें, लेंथ है, मास है इसमें, मास है इसमें, एरिया है, एरिया कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है तो मतलब नहीं है, टाइम है, टाइम है, मतलब ऑप्शन सी एरिया या फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो क्या है ये है हमारी डिराइव क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी। और बाकी के जो 3 ऑप्शन में वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो याद रखना है हमें फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ऑप्शन सी एरिया या फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अब मिली सेकेंड, तो हमने देखा था 1 मिली सेकेंड मतलब क्या होता है, 10 का पावर -3 सेकेंड। अब विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो हमें पता है या तो हम थ्रेड का यूज कर सकते हैं या फ्लेक्सिबल टेप का यूज कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का यूज करते हैं। फिर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो हमें पता है हमारा जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो लेंथ ऑफ थ्रेड या थ्रेड के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, ना कि मास के ऊपर। तो ये पेपर में पूछ सकता है। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ हमने देखा अभी, अगर इसमें ऑप्शन देखें तो क्या है, मीटर है। क्या है, मीटर है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमें पता है, 100,000 मीटर। उसके बाद पैरेलक्स एरर कब ऑकर होती है, यहाँ पे पूछा है कब ऑकर होती है, कब नहीं होती ये नहीं पूछा है, कब ऑकर होती है कि जब हमारी आंख डायरेक्टली अबो होता है, नहीं, कब ऑकर होती है, क्या नहीं होती है। आईज टू दी साइड, सही है, जब हमारी आंख साइड में होती है तब। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड ऑन, तो हमें पता है ओनली लेंथ ऑफ थ्रेड। तो ऑप्शन क्या है, लेंथ ऑफ थ्रेड। उसके बाद 1 मिली सेकेंड, हमें पता है 1 मिली सेकेंड मतलब होता है हमारा 10⁻³ सेकेंड। तो 10⁻³ सेकेंड। उसके बाद फिर हमें देखना है एरिया क्या है, हमें पता है एरिया क्या है, हमारी डिराइव क्वांटिटी है। उसके बाद कर्व लाइन कैसे मेजर करते हैं, हमें पता है थ्रेड से, और फिर उसको स्ट्रेट करके स्केल पे, या तो फ्लेक्सिबल टेप से। अगर ऑप्शन में नहीं हो तो थ्रेड प्लस स्केल। कितनी टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी होती है हमने देखा था, टोटल कितनी होती है, 7 होती है। उसके बाद स्पीड कैसी क्वांटिटी है, हमें पता है स्पीड क्या है, एक डिराइव क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, टाइम, स्पीड सेकेंड में, डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकेंड में। तो ये दोनों तो फंडामेंटल है, लेकिन इन दोनों का यूज़ करके स्पीड मेजर किया जा रहा है, इसीलिए क्या हो गई, डिराइव क्वांटिटी हो गई। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी है, ऑप्शन बी। उसके बाद जंतर मंतर कहाँ पे स्थित है, मैंने बताया था जंतर मंतर ये जयपुर में है। यहाँ पे क्या है, सम्राट यंत्र है, यह सबसे बड़ा सनडायल है। आर्यभट्ट ने किस की घटना, मतलब किसका डिस्क्रिप्शन दिया है, डिवाइस, किस डिवाइस की खोज की थी, घटिक यंत्र की खोज की थी, देखा था हमने।
ठीक है, तो घटी केंद्र की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। उसे सिंकिंग बॉल क्लॉक भी कहते हैं। अब मेजरमेंट का फॉर्मूला क्या था? तो हमें पता है मेजरमेंट का जो फॉर्मूला था उसके अंदर क्या, नंबर और यूनिट दोनों आता था। क्या आता था? नंबर और यूनिट। तो यम इक्वल्स टू एन इंटू यू, तो यम इक्वल्स टू एन इंटू यू, तो ये हमारा ऑप्शन बी। अब आज का ये वीडियो मेजरमेंट ऑफ टाइम ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम अगला मेजरमेंट ऑफ लेंथ, टाइम और मोशन में अब अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग, मेजरमेंट ऑफ मोशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब बटन को ऑन कर ले ताकि आगे आने वाले चैप्टर आपके पास मतलब देर ना हो और आपको पता चले। तो इसके साथ मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।